तो ये बच्चू बेरा हैं, ये भी सरकार के खिलाफ बात करते थे, ममता बनर्जी के खिलाफ बात करते थे, अपने हकों की बात करते थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर, अच्छी सड़कें यहाँ के आदिवासी नागरिकों को मिले। और एक शाम ये अगवा हो गए और उसके बाद इनकी लाश ही मिली। ये उसी बच्चू बेरा का परिवार है। তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী আমার স্বামীকে মেরেছে, আমাকে মেরে দি, আমার কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু এই ছোট ছেলেরা কি দোষ করেছে বলুন তো? क्या गुनाह है इनका? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या इनके लिए नहीं है? अपने लिए आवास मांगना क्या इनके लिए नहीं है? अच्छी सड़कें क्या इनका हक नहीं है? बिजली क्या इनका हक नहीं है? और इन सब की बात करने पर इनकी जब हत्या कर दी जाती है तो ना शर्जील की तरह, ना उमर की तरह, ना कन्हैया की तरह इनके लिए कभी क्राउड फंडिंग नहीं होती। एक की माँ, वर्षा की माँ भीख मांग के खाना खा रही हैं और इनके 18 साल के लड़के को हेल्परी का काम शुरू करना पड़ गया है। दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, कानों में ट्यूमर है, इलाज नहीं करवा पा रही हैं। इनके लिए कोई क्राउड फंडिंग नहीं होगी, कोई जुबैर इनके लिए फैक्ट चेक नहीं करेगा, इनके लिए कोई डोनेट नहीं करेगा। ममता बनर्जी डेमोक्रेसी की सेवियर कहलाएंगी अगर 4 मई को जीत जाएंगी। और अगर 4 मई को भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी फिर से एक बार तानाशाह कहलाएंगे। लेकिन क्या खाक तानाशाह? मेरा बेटा है, उसी को यही मेरा सब कुछ यही सब কিছু করতো। যে তুই কেসটা তুলে না, তোর আমাকে চাকরি দেবো আর 20 লক্ষ টাকা দেবো। আমি বললাম আমি 10 লক্ষ টাকা দিয়েছি, আমার ছেলেকে ফেরত দাও। এই যে মাথাটা সেলাই আছে, এই যে, হ্যাঁ এই যে। এই পাড়ায় আমার স্ত্রীর কাপড় খোলা হয়েছে। আমার স্ত্রীর কাপড় খুলে 4 মাস ধরে দাঁড় করে রেখে 4 ঘন্টা ধরে দাঁড় করানো হয়েছে। उस सफेद साड़ी का रंग सफेद नहीं है, उस सफेद साड़ी का रंग लाल है, क्योंकि हजारों हिंदुओं और कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की लाशों का, खून का रंग है उस साड़ी पर। आपने हमारे चैनल पर पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के हाल पर एक रिपोर्ट देखी थी। हमने दिखाया था कि किस हाल में पश्चिम बंगाल के आदिवासी रह रहे हैं। इस वक्त हम उसी विधानसभा में हैं। हमारे मन में एक प्रश्न था कि आखिर वो आदिवासी अपनी हकों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। कुछ लोगों ने ये गलती की थी और उनकी गलती का ये नतीजा हुआ कि वो लोग रहे नहीं। इस वक्त हम डाल्टन विधानसभा में ही हैं। सामने वर्षा हंसदा का घर है। वर्षा हंसदा लाइन माइन यानी कि बिजली का काम करते थे और अचानक एक दिन वो गायब हो गए और उसके बाद उनकी लाश ही मिली। क्यों? क्योंकि वो अपनी हकों की बात करते थे, वो नेताओं से सवाल पूछते थे। हमारे साथ पत्रकार महोदय हैं अमित जी। अमित जी, क्या था वर्षा हंसदा का किस्सा? বর্ষা হাসদা जो है মানে বর্ষা হাসদা যে আছে, আমি বাংলাতেই বলছি, এখানে ওর বাড়ি, ঠিক আছে। মা থাকতো বাড়িতে, বউ থাকতো। কোনো একদিন রাত্রেবেলা তাকে শুতে যায়, কিন্তু সকালবেলা উঠে তার মা তাকে আর দেখতে পায়নি। ডাকাডাকি করার পরে, অনেক ডাকাডাকি করার পরে তাকে যখন পায়, পাশের একটু দূরে 10 থেকে 15 মিটার দূরে একটা জঙ্গলে তার দেহ ঝুলানো অবস্থায় পায়। এখানে লোকাল লোক আছে, এরা লোকাল। क्या हुआ वर्षा हंसदा के साथ दादा? প্রথম যখন পায়খানা করতে যাই সকাল একদম ভোরবেলা, তখন একটা ঝুলানো আছে, প্যাড দিয়ে আছে, সব কিছু আছে, ঝুলানো আছে। আমি আবার সেখান থেকে এসে ডাকলাম, বাঙালিদের লোককে ডাকলাম যে চলে আসো ভাই, কি ঝুলি আছে একটা গাছে, মনি গাছে। যে তারা এলো, তারা দেখলো सब। अब पता है वर्षा हंसदा का गुनाह क्या था? क्योंकि वो अपने हकों की आवाज़ उठाते थे तो वो सत्ता के विपक्ष में थे, और सत्ता के विपक्ष में उस वक्त में पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज़्यादा एग्रेसिव थी। तो भारतीय जनता पार्टी करने का अपराध ये हुआ कि चुनाव के बाद उन्हें मारकर लटका दिया गया। बीजेपी करते थे वर्षा? हाँ बीजेपी करता था। बीजेपी करते थे। ये देखिए, ये वर्षा हंसदा का मोहल्ला है। तो इस मोहल्ले के लिए वो आवाज़ क्यों ना उठाएं, वो क्यों अपनी बात ना करें? हाँ, ये घर नहीं, हाँ दूसरा हाँ, घर तो अंदर है, हम तो इस तरफ से जा रहे हैं। ये देखिए, ये छोटी वाली जो बाड़ी है, ये वर्षा हंसदा का घर है। अच्छा, ये देखिए, ये वर्षा हंसदा का घर है और ऐसे हाल में वो रहते थे। सामने ना सड़क है, ना कोई बेसिक सुविधा, यहाँ पे भी ना बाथरूम है, ना इन लोगों के आवास योजना के लिए घर है। तो सत्ता से सवाल पूछना इनका अधिकार था, मौलिक अधिकार, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसकी बात एलीट क्लास का वर्ग, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया,
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन हैबिटेट सेंटर में करता है। लेकिन उससे दूर जब मेदिनीपुर के डाल्टन में हम आते हैं तो ये युवक जब अपनी हक की बात करता है तो उसका अंजाम ये होता है कि यहीं से थोड़ी दूरी पर इधर ही कहीं था ना, इसी जंगल में कहीं पे उनको मार दिया जाता है। यही वर्षा हंसदा की माँ है। ये चाची आप वर्षा हंसदा की माँ हैं। क्या हुआ था वर्षा के साथ? वर्षा বর্ষা সঙ্গে কি হয়েছিল? वर्षा हंसदे सने কি হয়েছিল? কি তোলা আগে আমার তো খাই করে শুয়েছি। কেঁদে শুয়েছিল আর কি। হ্যাঁ সকাল আজকে উঠবা চুয়া তো টাঙ্গি দিতে क्योंकि मैं इनकी भाषा को समझने में तो असमर्थ हूँ, लेकिन हाँ इनके भाव को ज़रूर समझ पा रहा हूँ। इनका बेटा नहीं रहा, बेटा वहीं पे कुछ दूरी पर लटका हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने हमें बताया है कि सुबह माँ ने जब बेटे की खोजबीन के लिए घर में आई तो उनको वो नज़र नहीं आए और तब कुछ लोगों ने जो है उनके मृत शरीर को देखा। यहाँ कुछ और लोग हैं। आप लोग जानते थे वर्षा को? वर्षा हंसदा को जानते थे आप लोग? आपके रिश्ते में थे या जानकार थे? जानकार थे। क्या हुआ था उनके साथ कुछ पता है? না नहीं पता। आप में से किसी को पता है वर्षा के साथ क्या हुआ था? कोई बताना चाहे? आप लोग अच्छा, आप लोग जानते नहीं हैं कि डरते हैं से? अब डर कहें, चुप्पी कहें, जिस मोहल्ले ने, जिस बस्ती ने अपने एक बच्चे को जाते हुए देख लिया है वहाँ खामोशी ही न्याय हो जाता है। अब तक उनका जो परिवार है वो न्याय की आस में है। वर्षा का गुनाह ये था कि वो इन लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं चाह रहा था, पक्के घर चाह रहा था, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाह रहा था। इसी चीज़ के लिए वो सत्ता के जो विरोध में दल था उसका समर्थन करता था। खाना वाना कैसे? इनका तो कोई बच्चा नहीं है। एक मिनट। मागी की आने की खाए मांग के खाती हैं, भीख मांगती हैं। ভিগ মাগি কি খাওছি, একলা রাঁধি কি খাওছি, কে তো নাই। তার বেটা থিলা সে বি তো নাই, মানে বৌমা ছিল সে কোথায় গেছে? সে তার বাপের বাড়ি পালিয়ে গেছে, বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে করে নিয়েছে। अच्छा, वर्षा की एक वाइफ थी, शादी उनकी मृत्यु के बाद वर्षा ने किसी और से शादी कर ली। अब वर्षा की वाइफ ने किसी और से शादी कर ली और अब उनकी जो माँ है वो अकेले हैं और कोई भी चूंकि इनके पास नहीं है तो वो मांग के खाने को मजबूर हैं। देश विरोधी बात करने वाले लोगों के लिए इस देश में क्राउड फंडिंग हो जाती है। हर 3 महीने पर तिहार में बाहर निकालने के लिए कोई बड़ा वकील जो है सामने आ जाता है। लेकिन वर्षा जो सिर्फ मूलभूत अधिकारों की बात कर रहा था, एक दल का समर्थन कर रहा था, जो उसका डेमोक्रेटिक राइट था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके लिए कोई क्राउड फंडिंग नहीं होती, उसका घर आज भी उतना ही बेहाल होता है, उसकी माँ को भीख मांग के खाना पड़ता है। ये बंगाल में लोकतंत्र की हकीकत है। दातन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के साथ वैसा हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है। हम एक और घर में पहुँचे हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो हमसे बात कर सकें। इन्होंने भी अपने हक की बात की। देखिए इनका भी घर अगर आप सामने से देखेंगे झोपड़ा सा है, टूटा फूटा सा, और इनको भी बड़े निर्मम तरीके से मारा गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे घर वाले लोग बात करें, बाकी अंदर जाके ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। तो ये बच्चू बेरा हैं, ये भी सरकार के ख़िलाफ़ बात करते थे, ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ बात करते थे, अपने हकों की बात करते थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर, अच्छी सड़कें यहाँ के आदिवासी नागरिकों को मिले। और एक शाम ये अगवा हो गए और उसके बाद इनकी लाश ही मिली। ये उसी बच्चू बेरा का परिवार है, ये उनकी वाइफ हैं, ये छोटा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा है, वो बच्चू बेरा जी की तस्वीर है। क्या हुआ था दीदी, कुछ जानकारी है क्या हुआ था बच्चू बेरा जी के साथ? স্যার আমার স্বামী বিজেপি করতো। अच्छा, আমার স্বামী বিজেপি করাটা কি স্যার অন্যায়? ना সেই প্রথম মোদি যে এসেছিলেন মেদিনীপুরে 2019 में হ্যাঁ, সেই থেকে আমার স্বামীকে মারু চলছে। 4-12 বেলায় ফুল মার্ডার করা হলো। স্যার আমার পরিবারটা এই দুটো বাল বাচ্চা নিয়ে আমি কি করে সংসার চালাবো বলুন তো?
কি কষ্টে আছি এবং 3 বছর ধরে আমরা বাবার বাড়িতে ছিলাম। আমার দুটো ছেলেকে মেরে দিবে, আমাকে মেরে দিবে। अच्छा হ্যাঁ, আমার দুটো ছেলেকেও মেরে দিবে। আমার ভাই এসে আমাদের নিয়ে পালিয়ে গেছিল। তারপরের দিন তো আমার ভাসুরের ছেলেকে, আমার ভাসুরকে কেউটখোলসা থেকে তুলে এনে মেরেছে ওরা। আমার पूरे परिवार को आपके धमकी হ্যাঁ देते হ্যাঁ हैं হ্যাঁ পুরো পরিবার এবং গাঁ গোটার লোক যে যারা বিজেপি করতো সবার বাড়িতে গিয়ে ওরা মারধর করেছে। কিডন্যাপ কেসে আমার স্বামীকে মিথ্যা বদনাম দিল যে কিডন্যাপ কেসে ওর যার স্বামী কিডন্যাপ করে তার কি এই রকম পরিবেশে তারা থাকতে পারে বলুন তো? আপনারা বিচার করে বলুন। আমি হয়তো মিথ্যা কথা বলবো স্যার, আমি তো সব ডকুমেন্টস দিয়েছি পুলিশের কাছে। পুলিশ তো কোনো কাজ করছে না। পুলিশ কোনো কাজ করছে না। পুলিশের মতো কাজ করছে। আমার মুখ থেকে কোনো কথা নিচ্ছে না। আমি কিভাবে সংসার চালাবো স্যার, আপনারা বলে দিন। এই ছোট ছেলেটা আমার অসুস্থ, ওর মাথা যন্ত্রণা ববি ওর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে। कौन से साल की बात है ये? साल कौन सा था वो? 2020 साल 2020 में 2020 ना 2020 में इनके स्वामी को मार दिया गया। 2020, 24, 25, 26 আমরা আমার স্বামীকে পেয়েছি, লাস্টটা নাশ পেয়েছি। এই যে এইখানে জঙ্গল। गायब था 3 दिन लाश गायब था। হ্যাঁ হ্যাঁ 24 तारीख को उठा के लेके गया था। 24 তারিখ থেকে 24 তারিখ আমার বাড়িতে দফায় লোক এসছে अच्छा আমার স্বামীকে কিন্তু ওরা সেখানে লুকিয়ে রেখেছে কোথায় আমরা খুঁজে কোথাও পাচ্ছি না। 24 থেকে খুঁজছি, 26-এ আমরা নাশ পেয়েছি ওর। 25-এ ওরা কিডন্যাপ কেস করেছে, যে ঝন্টু বেরার ছেলেকে কিডন্যাপ করেছে। ঝন্টু বেরা ওরফে অরবিন্দ বেরা, তৃণমূল। এই তৃণমূলের টিএমসি তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী আমার স্বামীকে মেরেছে। अच्छा আমার স্বামী এই বিজেপি করতে বলে, এইটা কি অপরাধ? नहीं কোনো অপরাধ না। তাহলে মেরে দিল, তাহলে আমরা এখন কিভাবে থাকবো বলুন? आपके এই घर যে में বাড়ি, এই বাড়ি দেখছেন, এই ছেলেরা, এই বড় ছেলে, এই ছোট ছেলে অসুস্থ। আমি এখানে গোটা দেখে কোথাও পাচ্ছি না। এখন ভুবনেশ্বরে দেখাচ্ছি, ধরেছে ওর মাথায় রক্ত গুটলা হয়েছে, অপারেশনের কেস। ওর বয়স হয়নি আর পয়সা করিও আমার তো নেই। আমি কোত্থেকে দেখাবো বলুন স্যার? আমাদের মরা ছাড়া কি আমাদের আর কোনো রাস্তা নেই? पुलिस ने পুলিশ কোনো কাজ করছে না। কোনো কাজ পুলিশ কোনো কাজ করছে না। পুলিশ আজ পর্যন্ত একটাও আসামিকে অ্যারেস্ট করেনি। একটাও, মানে ওরা বুক ফুলিয়ে ঘুরছে, আসামিরা বুক ফুলিয়ে ঘুরছে আর আমরা লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। ঘর ছাড়া হয়েছিলাম আজ 3 বছর ধরে, 3 বছর বাড়িতে এসেছি। अभी कुछ काम वगैरह करते हैं आप? बच्चे वगैरह कैसे पालते हैं? আমি আর কাজ করতে পারি না। আমার দুটো হাত উঠে না, দুটো কানে টিউমার, দুটো চোখে ছানি। আমার ওই বড় ছেলেটা পাকার ঘরে হেল্পারি করে। তাতে दोनों हाथ में ट्यूमर है, না এই दोनों কান, कानों में ट्यूमर है হ্যাঁ और आंखों में मैं मोतियाबिंद देख पा रहा हूँ। হ্যাঁ आंखों में आपके मोतियाबिंद है। तो आपका बड़ा लड़का काम करता है এই যে বড় ছেলেটা পাকা ঘরে হেল্পারি করে স্যার। हेल्पर ही का। আর কিছু না। বিজেপি বলেছেন যে একটা কাজ দেবে বলে, যে আমরা না পেলে আমরা তো দিতে পারছি না। आप कितने साल के थे बच्चे जब पिताजी के साथ ऐसा हुआ? बाहर आ जाइए ना, थोड़ा सा अंधेरा है। पंखा वंखा नहीं है घर में? लाइट वगैरह नहीं है? हाँ लाइट लाइट पंखा वगैरह नहीं है। पंखा ये छोटा वाला कब कितने साल के थे जब पिताजी के साथ ये हुआ? 2020 2020 में। কত বছর বয়সের ছিলে? 20 বছর বয়স। क्या हुआ था कुछ याद है? अच्छा ये 18 के थे। আমার বড় ছেলে 18 हम्म আর ছোট ছেলে ছিল 8.5, ধরুন 9। 9 साल। হ্যাঁ, এখন ওর তো 16 হয়নি, ট্রেনে উঠেছে। ও যে অসুস্থ, এখন আমাদের এদিকে সেদিকে নিয়ে যেতে হচ্ছে। ভুবনেশ্বরে দেখাচ্ছি, একজন নিয়ে যায়, নিয়ে আসে, আর আমার বড় ছেলে যায়। কবে আমি নিজে যাই ওর সঙ্গে। अभी भी क्या धमकाते हैं वो लोग आप लोगों को? डराते धमकाते अभी भी हैं? না এখন ধমকায়নি, কিন্তু মানে লোকে শুনতে পাই যে আমার ছেলে দুটোকে মারবে, আমাকে মেরে দিই। আমার কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু এই ছোট ছেলেরা কি দোষ করেছে বলুন তো? আমার স্বামীকে মেরে দিল, আবার আমার ছেলে দুটোকে মেরে দিবে। ওর কি কোনো বিচার পাবো না? আমি কোনো সুবিচার পাবো না বলুন তো স্যার? ये हाल है, इसे जंगल राज ना कहें, महा जंगल राज ना कहें, डेमोक्रेसी की हत्या ना कहें, तो क्या कहें?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आजकल लोकतंत्र बचाने के लिए निकली हुई है। लोकतंत्र में सबसे पहली चीज होती है विपक्ष का भी आदर करना। हमने 2 ही किस्से आपको दिखाए हैं, एक वर्षा के और एक यहाँ के बच्चू जी के। इन दोनों का अपराध क्या था? वर्षा का अपराध ये था कि वो अपने गली में, अपने घर में एक बेहतर सुविधा मिल सके, अच्छे मकान मिल सके, इस चीज़ के लिए सत्ता दल से सवाल करता था। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी स्थिति बदलनी है। देख लीजिए, एक नज़र घुमा लीजिए। आपने हमारी दत्तन की पहले की रिपोर्ट में भी देखा हुआ है दातन की कि किसी के पास पक्के घर नहीं है आदिवासियों के, और यहाँ भी नहीं है। और इन दोनों लोकेशंस के बीच में 10-12 किलोमीटर का फर्क है। पूरे दातन की ही यह हालत है। ये देखिए किस तरीके से, किस बेरहमी के साथ लटकाया हुआ था उन्हें, किस बेरहमी के साथ। इनका अपराध क्या था? सिर्फ ये यहां पे जो विरोधी दल है उसके लिए कार्य करते थे। ये लोकतंत्र है। ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठ के, प्रेस क्लब में बैठ के, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठ के चर्चा करने वाले लोग कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तानाशाह हो गए हैं, बात करने वाले ममता बनर्जी के ऊपर एक लफ्ज भी क्यों नहीं बोलते, जहां पे विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की चुन चुन कर हत्या कर दी जाती है। कितनी बड़ी विडंबना है कि ममता बनर्जी लोकतंत्र बचा रही हैं और नरेंद्र मोदी तानाशाह है। और ये कैसा तानाशाह है जो अपने कार्यकर्ताओं को न्याय तक नहीं दिलवा पा रहा है। और ये कैसे डेमोक्रेटिक नेता है जिसके राज में कोई भी विपक्षी अपनी आवाज नहीं उठा सकता। बच्चू जी की आवाजें पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक पहुंचने में नाकाम हो रही है। डेमोक्रेसी बचाने के झंडा बरदार क्यों इनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं? क्या गुनाह है इनका? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या इनके लिए नहीं है? अपने लिए आवाज मांगना क्या इनके लिए नहीं है? अच्छी सड़कें क्या इनका हक नहीं है? बिजली क्या इनका हक नहीं है? और इन सब की बात करने पर इनकी जब हत्या कर दी जाती है तो ना शर्जील की तरह, ना उमर की तरह, ना कन्हैया की तरह इनके लिए कभी क्राउड फंडिंग नहीं होती। एक की माँ, वर्षा की माँ भीख मांग के खाना खा रही हैं और इनके 18 साल के लड़के को हेल्परी का काम शुरू करना पड़ गया है। दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, कानों में ट्यूमर है, इलाज नहीं करवा पा रही हैं। इनके लिए कोई क्राउड फंडिंग नहीं होगी, कोई जुबैर इनके लिए फैक्ट चेक नहीं करेगा, इनके लिए कोई डोनेट नहीं करेगा। ममता बनर्जी डेमोक्रेसी की सेवियर कहलाएंगी अगर 4 मई को जीत जाएंगी। और अगर 4 मई को भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी फिर से एक बार तानाशाह कहलाएंगे। लेकिन क्या खाक तानाशाह। हम लोग एक और विक्टिम के घर पहुंच चुके हैं जिसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसने भी शासक दल से सवाल पूछने की गुस्ताखी कर दी। ये उनका घर देखिए, उनके माता पिता हैं यहाँ पे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप ही हैं? क्या नाम था आपके लड़के का? पवन जाना। पवन जना। ये पवन का घर है? घर है। ये इस गांव में तो हमने देखे कुछ अच्छे घर हैं बने हुए पक्के। हम लोग तो कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला ना। आज 15 बच्चों में कुछ नहीं मिला। टीएमसी मैं कर रहा था इसलिए मेरा बेटा को मार दिया और गुंडा वाहिनी टीएमसी। आप बीजेपी कर रहे थे? बीजेपी कर रहा था इसीलिए मार दिया। क्या हुआ था? कुछ झगड़ा लग रहा था और हम लोग वहाँ खड़ा हुआ था। वो लोग 30-35 आके टांगी लाठी और धाराला वस्तु लेके आया। हम लोग को पहले मारा था, हम लेट था। माने आप बांग्ला बोले? तुम्हें बांग्ला बोले दादा? আমি পড়ে গেছিলাম মাটিতে যখন পড়ে গেলাম আমার ছেলে 10 হাত 20 হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। ওখান থেকে দৌড়ে এসে আমাকে যখন তুলতে এসেছিল তখন তৃণমূলের বাহিনীগুলো এসে ধারালো অস্ত্র দিয়ে और মাথায় মারলো। মাথায় এখানে মারলো তো পুরা স্পট ডেথ হয়ে গেল আমার বাচ্চা। তারপর হসপিটাল থেকে 1 दिन পরে মৃত্যু হয়ে গেল। और डेथ हो गया? हाँ, हॉस्पिटल कोलकाता। क्या उम्र थी बेटे की? बेटा का उम्र था 21-22 साल। न्याय मिला? पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया? हम लोग को कुछ नहीं न्याय मिला। नहीं बांग्ला बोलो? ना ना कुछ मिले नहीं हमारे। पवन की माँ? उसका माँ है।
काकी कहाँ हुआ था ये सब कुछ पता चला था आपको? তুমি বাংলার বলো। আমি তো কিছু জানি না, ওই তো আমার ছেলেটাকে মেরে দিল। আমি তো বাড়িতে ছিলাম, আমি কিছু জানি না। আমি তো যখন দেখি যে ও বুঝতে পারছি না আমি কিছু। ওই আমার আর একটা ছেলে আছে, ওই ছেলেটা রুগা ছেলেটা আমার, সেই ছেলেটা আমার সবাইকে পালতো পুষতো, আমাদের দেখতো, সেইটা আমার ভালো ছেলে ছিল, কিন্তু তাকেই আমার কাছে ছাড়িয়ে নিল, সেই ছেলেটাকে আমার ছাড়িয়ে নিল। दो बेटे हैं आपके? 2 बेटा है, लेकिन एक नहीं रहा। एक नहीं रहा। साल कौन सा था वो? 2021 2021 साल में चुनाव के समय? चुनाव का समय, चुनाव के समय মানে ইলেকশনের আগে আগে আর কি, 2021 সালে 2021। এই ঘটনাটা ঘটেছিল। तो आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहता है, उसका एक छोटा घर, बड़ा बड़ा बेटा रहता है। तो मतलब बिजली पंखा वंखा कुछ नहीं? वो उधर से लाइन लेके आया था, घर মানে আমার ওই ঘর থেকে লাইন তার নিয়ে এসে লাইট ফাইট একটা জ্বালে। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की जब आपके बेटे को मार दिया? মানে মারার মানে আমাদের এটা ওদের নামে কেস আছে, কিন্তু ওরা জামিন হয়নি। ওরা ওই যে আমাদের থানায় পাশে ওই যে বিক্রম প্রধান আমাদের এমএলএ তখন ছিল টিএমসির, ওই এদেরকে নিয়ে ওখানে রেখেছিল, রেখে ওরা কোনো দিন মানে হাজিরা হয়নি, মানে জামিনটা এমনকি ওরা জামিন করে দিয়েছে, কোনো জেল ফেল ওদের হয়নি। হ্যাঁ, এখন ওদের পুলিশ ওদেরকে প্রোটেকশন দিল, যখন 3 মাস বাদে ওরা বাড়িতে এলো, পুলিশ 3 গাড়ি ওদেরকে পাহারা দিল। আমাদের নামে উল্টোপাল্টা কেস দিল, আমাদের রেপ কেস দিয়েছে, মার্ডার কেস দিয়েছে, ঘরপুরি কেস দিয়েছে, আমার স্ত্রী নামে, আমার নামে, আমার ছেলের নামে, আমার 4 জনের সামনে, আমার যে ছেলেকে মেরেছে তার নামেও কেস ছিল। तो उल्टा आप ही लोगों को केस में फंसा दिया इन लोगों ने, नहीं? क्या करते ওরা তো ওরা জোর জবরদস্তি করে দিয়েছে, যে ভয়তে যেন আমাদের পার্টিতে চলে আসে। 20 লক্ষ টাকা চেয়েছিল টিএমসি, যে তুই কেসটা তুলে আন আর তোর বৌমাকে চাকরি দেবো আর 20 লক্ষ টাকা দেবো। আমি বললাম আমি 10 লক্ষ টাকা দিয়েছি, আমার ছেলেকে ফেরত দাও, যা বিষয় সম্পত্তি আছে আমি বিক্রি করে দেবো, কিন্তু আমার ছেলেকে ফেরত দাও। आपका लड़का तो बीजेपी करता नहीं होगा 21-22 साल? ওই তো বাইরে ছিল, ছোটোবেলা থেকেও বাইরে থাকতো, এসেছিল 12 দিন কোয়ারেন্টাইনে ছিল, 3 দিনে মানে বেরিয়েছিল। 3 দিনের পরে একটা ঝগড়া লাগলো, বাড়িতে ছিল, যে ওখানে ঝগড়া লাগছে কেন, আমি যাই, ও তো দাঁড়িয়েছিল, ও তো ওখানে 10-20 হাত দূরে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে যখন এই তো এখনও সেলাই আছে, এই যে মাথায় আমার সেলাই আছে, এই যে মাথাটা সেলাই, হ্যাঁ সেলাই আছে, এই দেখুন এই যে মাথাটা সেলাই আছে, এই হ্যাঁ এই যে 11টা টিজ আছে এখানে। আমি যখন পড়ে গেলাম তো আমার ছেলে তুলতে এসেছিল, ও পিছন দিক দিয়ে ওকে মেরেছে। पिता पे हमला करने के लिए आए थे, बेटा हमला होते हुए कैसे देख लेता? 21-22 साल का लड़का था, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन टीएमसी के गुंडों के भीड़ ने उसको इतना मारा कि उसकी स्पॉट डेथ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी माँ बाप कलकत्ता लेके गए, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये छोटा सा घर है पवन जना का, जिनके पिताजी का एक ही अपराध था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे। लोकतंत्र में ये बात बहुत आम होनी चाहिए कि आप किसी भी दल का समर्थन कर सकते हैं, तभी तो ये लोकतंत्र है। इस जगह पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कई पक्के मकान मिलेंगे इस गली में। पहली बार इस स्टोरी को करते हुए मैं किसी गांव में आया हूँ जहाँ मुझे पक्के मकान दिखे हैं, लेकिन हर पक्के मकान के आगे एक झंडा लगा हुआ है, जो झंडा तृणमूल कांग्रेस का है। आपको सरकारी बेनिफिशियरी का लाभ तभी मिलेगा जब आप शासक दल के चाटुकार होंगे, शासक दल के साथ होंगे, और यही दल इस राज्य में डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ाई लड़ने की कथित नौटंकी कर रहा है। पवन जना या बाकी 2 विक्टिम्स, वर्षा हो या बेचू नाम था ना, बच्चों, क्या अफसोस था, क्या गलती थी उनकी? इन तीनों की गलती ये थी कि उन 2 ने मौलिक अधिकारों का पालन किया था, अपने फंडामेंटल राइट्स का पालन किया था, और तीसरा फंडामेंटल राइट का पालन करने वाले अपने पिता को बचाने का प्रयास कर रहा था, और ये तीनों मौत के घाट उतार दिए गए। यहाँ राजनीति करना कितना मुश्किल है आपको इस रिपोर्ट से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये तय करना है कि आपको विक्टिम्स का साथ देना है या उनका जो ऑपरेशर्स हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को तार तार कर रखा है, जिनके लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया हो, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, इसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं और उन्हें सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी का
तमगा देते हैं। उनकी सफ़ेद साड़ी और हवाई चप्पल के कसीदे पढ़ते हैं। उस सफ़ेद साड़ी का रंग सफ़ेद नहीं है, उस सफ़ेद साड़ी का रंग लाल है, क्योंकि हज़ारों हिंदुओं और कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की लाशों का, खून का रंग है उस साड़ी पर। इसीलिए सिर्फ सफ़ेद पहनने का ढोंग किया जाता है। शायद पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं इस बार वो थोड़ी सी आपको सुकून देती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बड़ी सख्ती रखी हुई है। लेकिन सोचिए, जब ईसीआई जाएगी, सीएपीएफ जाएगी, सत्ता दल का परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा बेटा है, उसी को यही मेरा सब कुछ यही सब কিছু করতো। আমার আর একটা রোগা ছেলে আছে, এই আমার সব কিছু করতো, আমাকে সব দেখতো, পালতো, পুষতো, কিন্তু ওকে আমার কোল থেকে ছাড়িয়ে নিল ওরা। তাহলে এখন আমরা কিছু পাচ্ছি না, এটা পাচ্ছি সেটা পাচ্ছি, আজকে অসুখ দেখাতে পারছি না, পয়সা কোত্থেকে অত পাবো? তার আস্তিতে আমার আর একটা এই ছেলে আছে, কিন্তু এই ছেলেটা আমার সব কিছু করতো, এই ছেলেটাকে আমার কোল থেকে ছাড়িয়ে নিল। तमाम আজকে 5 বছর ধরে लोकतंत्र बचाने वाले जितने झंडा बरदार हैं, उनसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन लोगों की गलती क्या है? बस मुझे ये बता दीजिए। इस माँ की क्या गलती है कि इसे अपने जवान बेटे को खोना पड़ा? उस माँ की क्या गलती है जो आज भीख मांग के खाना खा रही है? उस माँ की क्या गलती है जिसके छोटे बेटे को ट्यूमर हो रखा है, जिसके दोनों कानों में खुद ट्यूमर हो रखा है, आँखों में मोतियाबिंद हो चुका है? इन लोगों की क्या गलती है? सिर्फ यही गलती ना कि वो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, और लोकतंत्र ये कहता है कि आप किसी भी दल का साथ दे सकते हैं। अरे शर्जील पर के लिए आवाज़ उठाने वालों, उमर के लिए आवाज़ उठाने वालों, उनके लिए डोनेशंस, क्राउड फंडिंग के लिंक क्रिएट करने वालों, ये घर नहीं दिखता है आप लोगों को? ये राजा है या फकीर? ये साधारण सी तस्वीर आपको नजर नहीं आती है? भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले लोगों ने अपने छोटे से घर को 3 तल्ला 4 तल्ला बना लिया है। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील, जिनकी फीस एक आम जनमानस शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, वो पहुंचते हैं पैरवी करने के लिए। हर 3 महीने पर उमर और शर्जील का नाम आ जाता है आपकी टाइमलाइन पे, लेकिन इनके लिए कभी नाम नहीं आता। क्यों? क्या इनको भारत के संविधान ने वही अधिकार नहीं दिए हैं जो उनके पास है? ये कौन सा लोकतंत्र बचा रहे हैं आप? आपको कुछ कहना है? बोलो दादा। 2020 সালে লাস্টের দিকে যখন আমাদের বিজেপির পার্টির যখন উত্থান হয়, তখন আমরা কোভিডে সবাই কিন্তু ছিলাম। যে পবনজানা মারা গেছে, সেই পবনজানা সে কিন্তু কোভিড বন্দি ছিল। अच्छा, উনার कोविड में थे वो? হ্যাঁ, উনি যখন ওনার ছেলে একটা ছোট্ট বাচ্চা ছিল, ওনার ওই ছেলেটার জন্মদিন ছিল। আমরা সেদিন কিছু কর্মী, 25-30 জন কর্মী, ওরা মানে গৃহ সম্পর্ক অভিযান করার জন্য ওরা জড়ো হয়েছে। কিন্তু টিএমসির হাড়মাদ বাহিনী প্রায় 25 থেকে 30 জন মতন, ওরা আগের থেকে পরিকল্পনা করে লাঠি, সোডা, রোড, টাঙ্গি, তরোয়াল, যত সব মারার অস্ত্র নিয়ে ওরা কিন্তু এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। ওই ছেলেটা তখন ওর ছেলের জন্মদিনে যে অনুষ্ঠান করবে, ওর বাবার কাছে ছুটে গেছে টাকা নিয়ে বাজার থেকে বাজার করবে। তখন ও গিয়ে যখন দেখে ও সেখানে একটা সংঘর্ষ হয়ে গেছে, তখন আমাদের অলরেডি 8-10 জন কর্মী, বিজেপির কর্মী, ওরা কিন্তু মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ওর বাবার উপরে ঘায়ের পরে ঘা চলছে। ও তখন ছুটে গেছে বাবাটাকে বাঁচাতে। সেইখানে আমাদের নেতৃত্ব গণেশ কর, উনার ছেলে, আর একটা উপেন্দ্র দাস, এরকম 8-10 মানে প্রায় 20-25 জন, 17-18 জন, ওরাই ওকে ঘিরে ধরেছে ছেলেটাকে। যেই ঘিরে ধরেছে তা বাবাকে তুলতে যাবে, সেই সময় 2টো লোক, আমার কাছে ভিডিও পর্যন্তও আছে, সেগুলো আমার কাছে সেইখানকার বৈচিত্র্য টোটাল ভিডিও আছে, আর সেখানকার প্রধান সাক্ষী আমি আছি। ওই ছেলেটাকে এইখানটায় যে মার হলো, তখন তার মাথার থেকে যে ঘি গেরু যেটা বলা হয় আমার বাংলা ভাষায়, সেটা সেখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তখন তাকে গামছা দিয়ে বাঁধা হয়েছে। বাঁধা হতে আইকোলা বাজারে একটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে যখন খোলা হয়, তখন তার জ্ঞান আসছে, চলে যাচ্ছে। তো যেই একটু বেরোচ্ছে, জোর করবে বেরোচ্ছে, তখন আমরা গাড়ি ঠিক করে আমরা পিজি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেই কারণে আমি যে সেখানে সাক্ষী ছিলাম,
সেই কারণে আমাকে ওর বাড়িতে তো ছেলেটা মারা গেল আমরা যখন 2021 সালে হেরে গেলাম সেই থেকে আমি সাক্ষী থাকাকালীন আমার উপরে টর্চারিং, আমাকে ঘর ছাড়া হতে হয়েছিল। আজ পর্যন্ত আমি ঘর ছাড়া ছিলাম। এই বাড়িটা আমার, এই বাড়িটা আপনাকেও দেখাবো সব কিছু। এই বাড়িটা আমার 1 বছর 3 মাস কি 4 মাসের মাথায় যখন আমার স্ত্রী ঘুরে আসে, এই পাড়ায় আমার স্ত্রীর কাপড় খোলা হয়েছে। আমার স্ত্রীর কাপড় খুলে 4 মাস ধরে দাঁড় করে রেখে 4 ঘন্টা ধরে দাঁড় করানো হয়েছে। এই রাস্তায় আজ অবধিও আমি বেরোই না। আমার শপথ আছে যেদিন আমাদের বিজেপি সরকার আসবে সেই দিন এই রাস্তা দিয়ে বেরোবো। আমাকে মেরে এইখান থেকে প্রায় 2 বছর 2023 সালে ঠিক পঞ্চায়েত ইলেকশনের আগে আমাকে এই গ্রাম থেকে আমার মেয়ের নাতির জন্মদিন ছিল, আমি সেদিন দুপুরবেলা এসে লুকিয়ে 1000 টাকা দিয়েছি, নাতিকে কোলে নিয়েছি। আমাকে এইখান থেকে তাড়া করে গোমুন্ডা গীতা মন্দিরের কাছে 12 জন 13 জন মানুষ আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে গেছিলো। এই হাতে প্লেট সব আমি সবুত আছে, ফটো আছে, সব দেখাবো। এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটা টুকরো হয়ে গেছে, এখানে অ্যাসিড ফেলেছিল, পুরো হাড্ডি দেখা যাচ্ছিল। এটা পুরো এখানে 2খানা করে দিয়েছে। এই গাঁঠিটা পুরো ছিঁড়ে 3টে শির ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। 11 লক্ষ টাকা গেছে। তারপরেও আমার ঘরে আগুন দিয়েছে ওরা, এই ঘরটা পুড়িয়ে দিয়েছিল, আমার বাবা ঘুমিয়েছিল, ঠিক আছে। তারপরে একটা ছেলেকে বিষ খাবে আমাকে, আমি যে অরুয়া গ্রামে ছিলাম ঘর ভাড়া করে, সেখান থেকে তাড়িয়ে দিবে। এরা এত অত্যাচার করেছে, ওরা এত অত্যাচার করেছে, আমরা সহ্য করার বিহীন হয়ে গেছি। গণেশ কর, শিবশঙ্কর পান্ডা, ওই কয়েকজন অনেক মাফিয়া আছে, যা কি গণেশ করের ছেলে হচ্ছে মেন আসামি, মার্ডারের আসামি সেই। 17 জন আসামির মধ্যে থেকে গণেশ কর চালাকি করে পুলিশকে টাকা খাবিয়ে আমি সব কাগজপত্র বের করে রেখেছি, রেভিনিউতে সব কিছু সহি স্বাক্ষর সব কিছু আছে, তার ছেলের নামটাকে বের করে নিয়েছে। আর 16 জন আসামি কিন্তু আছে। ওরা কিভাবে আমাদের উপরে টর্চারিং করেছে। একটা মহিলার যৌনাঙ্গতে মানে বাঁশের খোঁটা ঘুরিয়ে দিয়েছে, অথচ তাকে কাউকে নিতে দেয়নি। একটা বাইক বালা পর্যন্ত নিতে পারেনি। ওরাই নিয়ে গেছে, নাতন থানায় নিয়ে গেছে, নাতন ডাক্তার কাছে নিয়ে গেছে, ওদের তো সব কিছু হাতে। কেস করিয়েছে, আবার মানে কেসটাকে নাকচ করে তাকে ডাক্তারকে দেখে মানে বিভিন্ন রকম কল্পনা করে আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে। আজ অব্দি লোক কিন্তু টিএমসি করে না, ওরা মন থেকে করে না, ভয়ে করে, কিন্তু ভোট বিজেপিকে দেয়। কিন্তু এখানে ছাপ্পা হয়, ওদেরকে ডরিয়ে মরিয়ে সব কিন্তু পাল্টান সব কিছু চলছে। डेमोक्रेसी की क्या हालत है पश्चिम बंगाल में, आपने ये देख लिया। ये चुनाव सिर्फ पश्चिम बंगाल को बचाने का चुनाव नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को भी बचाने का चुनाव है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इतना स्ट्रिक्ट हो चुकी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जितनी आप अंदर जाएंगे पश्चिम बंगाल में, उतनी ही आपको कहानियाँ मिलेंगी। तो ये बताइए कि क्या ममता बनर्जी को लोग तानाशाह कहेंगे, जो लोग नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं? मैं आपको सैकड़ों लोगों की लिस्ट बता सकता हूं पूरे पश्चिम बंगाल में घूमने के बाद, जो पॉलिटिकल वायलेंस का शिकार हुए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, और ऐसी हज़ारों तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के से रिलेटेड। तो अब आपको ये तय करना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके के एक्शन पश्चिम बंगाल में ले रही है वो सही है या नहीं है। और ये न्याय का चुनाव है इनके लिए, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं होने वाला है। किसी को भी न्याय तब मिलेगा जब सत्ता बदलेगी, जब पुलिस व्यवस्था ढंग से कार्य करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे विक्की, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट।